वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ कंपनी लॉ का जो पेपर होता है उसमें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये कवर किया था कि पेपर को के डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। आज हम कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे ताकि इन बातों का ख्याल रखते हुए आप पेपर मज़ीद एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस जो इंटरचेंजेबल नहीं हैं, लेकिन जनरली स्टूडेंट समझते हैं कि इसकी जगह ये लिख दें तो सेम बात है, तो उनका हमें कुछ ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ ऐसे टर्म्स डिस्कस करेंगे जो लीगल टर्म्स हैं, और ओन वर्डिंग जो है वो कितनी यूज़ करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी एग्जांपल शेयर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस हद तक आपने ओन वर्डिंग पर जाना है और किस हद तक आपने लीगल टर्म्स को यूज़ करना है। फिर हम 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको लाजमी जहन में रखने चाहिए और पेपर सॉल्व करते हुए करने चाहिए। और 5 ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनर कमेंट्स की बेस पर हमने समरी बनाई है कि ये चीज़ें अगर हम अवॉइड करें तो हम फिर पेपर में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉन इंटरचेंजेबल वर्ड्स एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जैसे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ सिचुएशन में सेम होते हैं कि जी एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट भी होता है, लेकिन वंस अगेन हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो जब आप टर्म यूज़ कर रहे होते हैं तो वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों सेम टर्म नहीं है, क्योंकि वाइड एग्रीमेंट बेसिकली मीन्स वाइड एब इनिशियो कि वो कभी जो है इन्फोर्सेबल था ही नहीं, लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि वो पहले कभी इन्फोर्सेबल था, देन समथिंग हैपन जिसकी वजह से वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा। तो लीगल टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। अब अगर आप रूटीन लाइफ में देखें तो कैजुअली बहुत सारे लोग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, दोनों एक ही बात है। लेकिन जब आप लॉ के स्पेसिफिक पेपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये दोनों बातें सेम नहीं है। कंपनी एंड बिजनेस या अंडरटेकिंग का वर्ड ये सेम नहीं है। अंडरटेकिंग का वर्ड जब यूज़ होता है तो उसमें कोई भी एडवेंचर, एंटरप्राइज, बिजनेस, प्रोजेक्ट शामिल हो सकता है, जबकि कंपनी स्पेसिफिकली हमारा फोकस है कि वो कंपनी जो अंडर कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ रजिस्टर्ड हो। फिर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का फ़र्क। बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो एक ब्रॉड टर्म है और वो कंपनीज़ के अलावा दूसरे जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैं उनको भी कवर करती है, जबकि कंपनी वंस अगेन एक स्पेसिफिक टर्म है कि जो हम बात कर रहे होते हैं कि ऐसी कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ। फिर एजेंट और एम्प्लाई का फ़र्क। हर पर्सन जो आपका एम्प्लाई होता है वो आपका एजेंट नहीं होता, वो आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो आपके एम्प्लाई भी होते हैं, और क्योंकि वो आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो आपके एजेंट भी होते हैं। जैसे आपका कोई सेल्स मैनेजर है या कोई आपका ऐसा डायरेक्टर है जो कंपनी के बिहाफ पे रूटीन में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं, तो वो हो सकता है फुल टाइम एम्प्लाई भी हों और एट द सेम टाइम एजेंट भी हों, लेकिन हर एजेंट एम्प्लाई नहीं होता, हर एम्प्लाई एजेंट नहीं होता। तो ये टर्म्स जो है कॉन्टेक्स्ट में केयरफुली यूज़ करनी चाहिए। फिर 4 मंथ्स और 120 डेज। समटाइम्स 4 मंथ्स जो हैं वो 120 डेज हो सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अगर लीप का ईयर नहीं है तो 28 डेज का आपका फेब होगा, और मार्च और उसके बाद 30 डेज के हिसाब से आपकी 120 डेज बन जाएंगी। लेकिन अगर आप काउंट करेंगे फ्रॉम 1 जुलाई टू ऑनवर्ड, तो 120 डेज जो हैं वो 31 अक्टूबर को एंड नहीं होते, वो उससे थोड़ा सा पहले एंड हो जाते हैं। तो जहाँ पे डेज लिखे हुए हैं तो उनको फॉलो करना है, जहाँ मंथ्स लिखे हुए हैं वो उसको फॉलो करना है। तो 4 मंथ्स और 120 डेज जो हैं ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसी तरह से 1 मंथ और 30 डेज भी सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। जुलाई अगस्त का जो महीना है वो 31 डेज का है, तो वहाँ पे 1 मंथ और 30 डेज इक्वल नहीं है। और इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे अप्रैल को जून को, तो वहाँ पे 30 डेज का मंथ है, तो 1 मंथ एंड 30 डेज सेम बात है। इसी तरह विद इन 7 डेज एंड आफ्टर 7 डेज में फ़र्क है। विद इन 7 डेज का मतलब ये है कि आज का दिन भी शामिल है, और अब सात आज का दिन को फर्स्ट काउंट करें, कल दूसरा दिन, इस तरह से करके 7th डे तक वो काम हो जाना चाहिए। अगर कोई चीज़ आफ्टर 7 डेज होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि आज से काउंट करें 1 2 3 4, 7 हो जाएंगे तो उसके बाद जाकर वो काम होना चाहिए। तो एक वर्ड का जो डिफरेंस होता है उससे कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, इस पर थोड़े से फोकस की ज़रूरत है। तो इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसलिए बस ख्याल इस बात का रखें कि अ, अपनी वर्डिंग्स को बार बार यूज़ करने के बजाय जितना आप ज़्यादा याद रख सकते हैं लीगल प्रोविजंस को, उनको याद रखें, और बुक की वर्डिंग के हिसाब से ही जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आपके लिए उतना आप अपने सेंटेंसेस और आंसर्स को मैनेज करें। फिर अब हम बात करते हैं लीगल टर्म्स वर्सेस ओन वर्डिंग की। ये बड़ा कॉमन एक सिचुएशन होती है कि जी क्या हम अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। तो इसमें वही बात है कि अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, अपने लॉ बनाकर नहीं लिख सकते।
तो अपने आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना यूज़ करें, जो ग्रामर आपको अप्रोप्रिएट लगती है वो उसके मुताबिक यूज़ करें, लेकिन लीगल टर्म्स को अल्टरनेट वोकेबलरी के साथ रिप्लेस ना करें। अ, अब यहाँ पे ख़ास तौर पे कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत है। चंद एग्जांपल्स हैं, लेकिन थ्रू आउट द लॉ जो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हर जगह पर यूज़ हो रही होती हैं। तो वर्ड कंसिडरेशन की जगह कैश का वर्ड यूज़ करना, कैश एक एग्जांपल है कंसिडरेशन की, या वर्ड प्राइस जो है वो एक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट इट सेल्फ ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और उसको फिर जहाँ पे वर्ड कंसिडरेशन यूज़ होना हो वहाँ पे वो यूज़ करें। इसी तरह वॉइडेबल की जगह कैंसिलेबल। अब वैसे तो कैंसिलेबल का मतलब यही है कि भी हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वॉइडेबल एक टेक्निकल टर्म है, लॉ के अंदर बाकायदा डिफाइन की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइडेबल होता है, तो उसको यूज़ करें। इसी तरह अनसाउंड माइंड के पर्सन को मैड कहना या इंसेन कहना, अब जनरल वर्डिंग में तो ये सेम बात है, लेकिन लीगली अनसाउंड माइंड की एक प्रिसाइज डेफिनेशन है, और इस वजह से जहाँ पर भी इस टर्म को यूज़ करना हो तो वो प्रिसाइज डेफिनेशन के साथ टर्मिनोलॉजी और वोकेबलरी भी सेम यूज़ होनी चाहिए। मटेरियल अल्ट्रेशन और मटेरियल चेंज, यस इन जनरल लैंग्वेज हम कहेंगे कि ये दोनों तो एक ही बात है, लेकिन ये टेक्निकल टर्म है तो टेक्निकल टर्म ही यूज़ होनी चाहिए। प्रॉक्सी जो है वो आपके बिहाफ पर जाकर मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, लेकिन वो आपका एजेंट नहीं होता, तो उसे एजेंट नहीं कह सकते, हालांकि एजेंट भी तो आपके बिहाफ पे काम कर रहा होता है। तो कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस है। एजेंट आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, प्रॉक्सी एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट है कि वो पर्सन आपके बिहाफ पर जाकर एक मीटिंग के अंदर एक्ट कर रहा है जस्ट। कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स जो ज़रूरी होते हैं ताकि मीटिंग प्रॉपरली और वैलिडली कंडक्ट की जा सके, तो इसकी जगह मिनिमम पार्टिसिपेंट्स वगैरह लिखना। कोरम वंस अगेन एक टेक्निकल टर्म है, यूज़ होती है, उसको अकॉर्डिंगली यूज़ करें। इसी तरह कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेम नहीं होंगी, क्योंकि कंपनी लॉ के अंदर कंपनी की एक प्रिसाइज डेफिनेशन है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और द कंपनी लॉ। अब हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो 7 पॉइंट्स आपको करने चाहिए ताकि आप पेपर बेहतर प्रिपेयर कर सकें और बेहतर अटैम्प्ट कर सकें। तो एक पहली चीज़ तो ये है कि प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है कॉन्फिडेंस और स्किल बढ़ेगा। अक्सर स्टूडेंट्स एक जो है पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सर मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन जब भी मैं अनसीन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठता हूँ या बैठती हूँ तो ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करें। तो ये इसलिए समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, क्योंकि हमें पढ़ने की तो आदत होती है लेकिन उसको स्टार्ट करने की आदत नहीं होती। जितनी बार आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा, उतनी ज़्यादा जो आपकी हेजिटेशन है वो रिड्यूस होती जाएगी, और आप एग्ज़ाम के अंदर भी बेहतर स्टार्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो जिस तरह से हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं लिख लिख के, हमें चाहिए कि हम जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चंस और आंसर्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करें। मे बी आप ये कह सकते हैं कि जी लेवल ऑफ प्रैक्टिस थोड़ा सा लो कर लें, लेकिन लेट से कि जी डेली आप कोई 20 मिनट 30 मिनट्स ज़रूर कोई ना कुछ राइटिंग उससे रिलेटेड कर रहे हो, कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आप रख लेंगे जी 10 नंबर के क्वेश्चन आपने डेली जो है ना खुद लिख कर सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस करने में। तो इस तरह से भी करते करते आपकी एक आदत बन जाएगी, और वो हैबिट फिर आपको एग्जाम सॉल्व करते हुए काम आएगी। टेस्टिंग बहुत हेल्प करती है, क्योंकि टेस्टिंग में भी आप इसी तरीके से अनसीन ज़रा टाइम प्रेशर को देखते हुए कर रहे होते हैं, और टेस्टिंग के बाद फीडबैक मिलता है जिससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है। आई कैप के सजेस्टेड आंसर्स लाजमी पढ़ने चाहिए, उससे ही अंदाज़ा होता है कि कितनी डिटेल में लिखना चाहिए, किस तरीके की वर्डिंग यूज़ करनी चाहिए, क्या स्टाइल अप्लाई करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट सजेस्टेड आंसर्स पढ़ रहे होते हैं तो नेचुरली उनकी वर्डिंग फिर वैसी डेवलप भी हो रही होती है, और फिर वो एग्जामिनर के जो कह लें कि एक्सपेक्टेशंस हैं उनको बेहतर मीट कर पा रहे होते हैं। एग्जामिनर कमेंट्स ज़रूर पढ़ें, चाहे 2-3 अटैम्प्ट के पढ़ लें, लेकिन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, और अगर आप भी वैसी गलतियाँ कर रहे हैं जिस तरह की पास्ट में एग्जामिनीज करते रहें, तो आप उनको एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर वर्क करें, ताकि आप सेम मिस्टेक्स करके अपने मार्क्स ज़ाया ना करें। मार्किंग स्कीम्स वेबसाइट पर अवेलेबल हैं आई कैप की, उनको लाजमी पढ़ें, और इससे आपको जब पता चलता है कि आपके आंसर्स किस वे में मार्क होते हैं, तो आपको उससे भी आइडिया होता है कि आपको उनको फिर किस वे में जो है सॉल्व करना चाहिए, किस वे में प्रेजेंट करना चाहिए। फिर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जी क्या हम आपकी वीडियो से करें तो सिलेबस पूरा हो जाएगा, या फिर ये कि ये वाली बुक इनफ है या नहीं है, ये वाले नोट्स इनफ हैं या नहीं हैं। तो इसका देखें एक सबसे अच्छा तरीक़ेकार ये है कि आप हर किसी से पूछते रहें और फिर उस पर डाउट करके फिर किसी और से पूछते रहें। तो एक तरीक़ेकार तो ये होता है कि आपको वाकई अपने जो रेलिवेंट टीचर हैं उन पर पूरा ट्रस्ट है,
तो आप उनकी बात मान लें। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीकाकार ये है, जो कि आपको एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट को करना चाहिए, वो ये कि आप सिलेबस अपने सामने रखें और उसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं सिलेबस के अंदर, जो एक एक पॉइंट है, उसको आप देखते जाएं कि वो पॉइंट क्या आपने जो स्टडी की है या कर रहे हैं उसके अंदर वो कवर होता जा रहा है। तो वो कवर होता जाएगा, तो जो रह जाएगा फिर आप उस पे टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि जी ये चीज़ मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि हमने कब पढ़ी है या कहाँ पे कवर की है या इन नोट्स में कहाँ कवर हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो फिर आपको बता देंगे कि ये चीज़ यहाँ पे कवर हो रही है, और अगर कहीं पे कोई डेफिशिएंसी रह गई होगी तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी और आप उसको कवर कर सकेंगे। तो इसमें कोई शॉर्टकट्स यूज़ करने की कोशिश ना करें और ना सिलेक्टिव स्टडीज़ की तरफ जाएं, क्योंकि सिलेक्टिव स्टडीज़ जो हैं वो काफ़ी रिस्की हैं। गैस तो देना बहुत आसान है, और लग जाएगा तो आप कहते हैं कि जी ज़बरदस्त इन्होंने गैस बताया था तो वो उसी के मुताबिक हो गया, और ना लगा तो फिर कोई जिम्मेदार नहीं होगा उसका। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी तैयारी इतनी बनाएं कि आप उसकी बेस पर जाकर पेपर को सॉल्व कर रहे हो। गैस वर्क में तो वही है कि चल जाएगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा तो कोई और जिम्मेदारी फिर उसकी नहीं ले रहा होगा, आपको ही 6 मंथ ज़्यादा लग रहे हैं। पूरा पेपर अटैम्प्ट करें। 40s में पेपर फेल होने की एक मेजर रीज़न ये है कि पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं किया हुआ होता। अब अगर एक स्टूडेंट ने 85 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया है और उसमें से उसके 43-44 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो अगर 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करता तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 50 को क्रॉस कर जाता। तो इसमें जहाँ तक इशू है कि जी टाइम मैनेज में मसला आता है, तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वंस अगेन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर रहे होंगे तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। आप 3 आवर्स में भी कर लेंगे, आप 2.5 आवर्स में भी कर लेंगे। तो जब तक आप उस लेवल पर नहीं आ जाते जो कि रिक्वायरमेंट है कि जी 3 आवर्स के अंदर आपका पेपर प्रॉपरली सॉल्व हो रहा हो, तब तक आपको मज़ीद प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। फिर पॉजिटिव रहें, अपना काम करते रहें। जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है, ये कम बेहतर है। जो भी आप एक वे फॉलो कर रहे हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करते जाएं। जब आप मेहनत करेंगे तो अल्टीमेटली आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब कुछ उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो हमें जो है अवॉइड करने चाहिए बेस्ड ऑन एग्जामिनर कमेंट्स, ताकि हम ये मिस्टेक्स जो पहले बहुत सारे लोग करते रहे हैं और करते अब भी शायद करेंगे, तो हम वो मिस्टेक्स ना करें और मार्क्स लूज़ ना करें और इजीली पेपर में पास हो सकें। तो एक इशू तो होता है पार्टली करेक्ट आंसर्स का, फेलिंग टू कवर ऑल एस्पेक्ट के। एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 एस्पेक्ट पूछे गए होते हैं लेकिन हम उसमें से सिर्फ एक चीज़ को आंसर कर रहे होते हैं। स्प्रिंग 2021 की आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी एग्जामिनर कमेंट्स कई जगह पर ये थे कि जी 2 बातें पूछी गई थी, स्टूडेंट ने एक का जवाब दिया, एक का जवाब नहीं दिया। प्रॉम्प्टरी नोट्स का टाइप पूछी गई थी और वैलिडिटी पूछी गई थी, स्टूडेंट्स ने टाइप बता दी, वैलिडिटी को डिस्कस ही नहीं किया। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ें, क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़ें और कोशिश करें कि आप अंडरलाइन कर लें कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर हर रिक्वायरमेंट को जो है देखें कि आपके आंसर में कवर हो रही है या नहीं। इस तरीके से वो मार्क्स जो आपके आ सकते हैं, क्योंकि आपने तैयारी की भी होती है, आपको उन बातों का आइडिया होता है, लेकिन आप लूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि जस्ट हरी में, प्रेशर में, लैक ऑफ फोकस की वजह से, तो वो मार्क्स लूज़ ना करें। फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में जो टिपिकल एग्जामिनर कमेंट से हमें पता चलता है वो इश्यूज हैं इनकरेक्ट कंक्लूजन। ये ऑब्वियसली उस टाइम प्रेशर में भी मिस्टेक हो सकती है, लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से भी हो सकता है। बाद औक़ात करेक्ट डिसीजन लेकिन कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं की, तो जल्दी में सिर्फ येस नो में आंसर ना दें या सिर्फ ये ना कह दें कि येस दिस पर्सन वुड बी लायबल या दिस पर्सन वुड नॉट बी लायबल। उसकी जो रेलिवेंट रीजनिंग है, जो लॉ की प्रोविजन है, वो लाजमी मेंशन करें। बाज़ का डिसीजन करेक्ट होता है लेकिन इनअप्रोप्रिएट और एब्सर्ड रीज़न होती है। ऐसा भी तब होता है जब आपने ज़रा प्रॉपरली लॉ को याद नहीं रखा हुआ होता, तो आपको क्लास वगैरह पढ़कर ये बात का तो आइडिया होता है कि इसका डिसीजन ये होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं पता होती, तो फिर अपनी रीज़न बना लेते हैं, तो वो फिर उसमें भी मार्क्स कट जाते हैं। इनएबिलिटी टू इम्प्लीमेंट थ्योरेटिकल नॉलेज टू अ सिनेरियो, क्योंकि हमने जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं वो थ्योरेटिकल सिनेरियो में होती हैं। अब खैर जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, लेकिन लेट्स से कि हर चीज़ की तो एग्जांपल नहीं है, हर सिनेरियो तो ऑलरेडी आपको नहीं दिया हुआ। तो थ्योरेटिकल नॉलेज आप जो पढ़ रहे होते हैं उसको फिर सिनेरियो पे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको सिनेरियो पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे हम करें, क्योंकि हम स्ट्रगल करते हैं समटाइम्स, तो उसका पॉइंट यही है कि स्टार्ट, अगर पहले स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट नाउ। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, गलतियां करें, किसी को चेक करवाएं और फीडबैक लें और उस हिसाब से इम्प्रूव करें। तो जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, चाहे आप गलत करना शुरू में स्टार्ट करें तो गलत करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आइडेंटिफाई करें क्या गलती हो रही है, उसको ठीक करते जाएं, तो इवेंचुअली आप जो है काफ़ी बेहतर भी
सोल्यूशन बना रहे होंगे। और एक्चुअली ये बाकायदा बड़ा विजिबल डिफरेंस आपको खुद भी फील होगा। हम भी ऐसे स्टूडेंट्स जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उनमें देखते हैं कि ये 35 डेज का जो इस पर्सन का आंसर था वो कैसा था और अब कैसा है, और उसमें इतनी कंसीडरेबल इम्प्रूवमेंट होती है कि आप उसके मार्क्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं कि 20% से 70-80% पर जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आप जस्ट प्रैक्टिस से ला सकते हैं। फिर है कि बाज़ औक़ात एग्जामिनर कमेंट्स ये बताते हैं कि स्टूडेंट ने सिलेक्टिव स्टडी को रिफ्लेक्ट किया है, तो इसको हमें अवॉइड करना है। अब ये कैसे रिफ्लेक्ट किया है कि सिंपल टर्म्स बाज़ औक़ात इग्नोर हो रही होती हैं। एक ऐसा पास्ट एग्जाम एक दो बार हो चुका है बल्कि ये, जिसमें होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन पूछी गई। होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ने बता दी, क्योंकि वो कई बार टेस्ट होती है, तो वो पास्ट एग्जाम करते करते वो ज़्यादा देख ली। और जो होल्डर की टर्म है जो कि उससे भी आसान है, जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर भी पार्ट है, वो सही से डिफाइन नहीं कर सके। तो यहाँ से पता चलता है कि जी पूरी स्टडी नहीं की हुई थी, बस उन चीज़ों को ज़्यादा किया हुआ था जो ज़रा ज़्यादा पेपर में आती है। फिर बिल्कुल जर्नलाइज्ड आंसर देना, पूछी भी कोई बात है उससे जर्नली बस कंपनी के इर्द गिर्द की बातें बता देना। फिर आंसर करना क्वेश्चन अपनी परसेप्शन की बेस पे, इरेलीवेंट आंसर्स लिखना। फिर सेम पॉइंट को बार बार रिपीट करना। तो एग्जामिनर को फूल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये लास्ट वीडियो में भी हमने आपसे बात की थी। इरेलीवेंट एक्स्ट्रा कंटेंट लिखना, इससे अब बाज़ देखें जो एक्स्ट्रा कंटेंट आप लिख देते हैं, ठीक है उससे आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे, लेकिन आपका टाइम तो ज़ाया हो गया। तो उस टाइम को पेपर में बचाएं और उन क्वेश्चंस को आंसर करने में लगाएं जहां पर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। फिर पेपर सॉल्व करते हुए जो 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते हैं कि पुअर एक्सप्रेशन। अच्छा, अब ये नहीं है कि आपकी राइटिंग थोड़ी सी बुरी है तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इस काबिल भी है राइटिंग के उसे पढ़ा जा सकता है तो आपको उसमें मसला नहीं आएगा, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। फिर लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल, पता चलता है कि जो है ना आपने बात की हुई है लेकिन उसका कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ की बात हो रही है, किस पर्सन की बात हो रही है। क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं या सब पॉइंट्स हैं उनकी नंबरिंग नहीं लगी हुई होती। वो तो ये चीज़ें भी जो हैं आपके सोल्यूशन को समझने में और फिर उसको अच्छे मार्क्स देने में जो है रुकावट का बायस बनती हैं। तो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करें। यूज़ ऑफ इनकरेक्ट वोकेबलरी, ये ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया है कि जो है वोकेबलरी, सारी की सारी वोकेबलरी जो है वो जनरल वर्डिंग के साथ रिप्लेसेबल नहीं होती। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लीगल टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं और अपने वर्ड्स जो हैं सिर्फ वहाँ यूज़ करें जहाँ पे लीगल टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं कि होपफुली आप जिन पर फोकस करेंगे तो इनकी बेस पर आपकी पेपर के अंदर परफॉर्मेंस कंसीडरेबली इंप्रूव होगी और आप पेपर में सक्सीड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।